हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीबीएसई क्लास 12 का मैथ्स का सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। उसका सेक्शन डी करेंगे। देखिए, सेक्शन डी में आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, राइट। ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, इसीलिए मैंने पहले ही सॉल्व कर दिए हैं। आप इनको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। और समझने के बाद फिर खुद प्रैक्टिस करना इनकी, राइट। अब देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, वो क्या है? मेक अ रफ स्केच ऑफ द रीजन एक्स वाई। रीजन देखिए क्या दिया है आपको, 0 लेस देन इक्वल्स टू वाई लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, 0 लेस देन इक्वल्स टू वाई लेस देन इक्वल्स टू एक्स एंड 0 लेस देन एक्स इक्वल्स टू 2 एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन। देखिए, इसमें जो इंटीग्रेशन का पार्ट है वो तो बहुत कम लगेगा। सबसे पहले मेन बात ये है कि आपको इसका रफ स्केच बनाना आना चाहिए। ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस में से क्वेश्चन है। उस चैप्टर में आपको जब डायग्राम बनाना आ जाएगा तो इंटीग्रेशन फिर आगे ईजी होती है, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इनइक्वालिटी दी है उसको हम इक्वालिटी में चेंज कर लेंगे। इक्वालिटी में चेंज करने के बाद हम उसको ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। जब ग्राफ पर ड्रॉ कर लेंगे फिर उसके बाद देखेंगे कि इसकी इंटीग्रेशन कैसे लेनी है, राइट। अब आप देखिए, यहाँ पर एक पैराबोला दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक लाइन हमें दे दी y इक्वल्स टू एक्स और x इक्वल्स टू वाई, और एक लाइन हमें दे दी x इक्वल्स टू 2। अब जो पैराबोला होता है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वो अपवर्ड पैराबोला होता है। उसको देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। ये कौन सा पैराबोला है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये कौन सी लाइन है? y इक्वल्स टू एक्स की लाइन है। और x इक्वल्स टू 2, जहाँ पर x एक्सिस है, y एक्सिस के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कौन सी लाइन होगी? x इक्वल्स टू 2 की लाइन होगी, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, फिर हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिकॉज तभी हमें पता चलेगा कि जो लिमिट है हमने कहाँ से कहाँ तक लेनी है, राइट। अब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, उसमें हमने y इक्वल्स टू एक्स पुट किया। जब पुट करने के बाद सॉल्व किया तो आंसर आ गया हमारे पास x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आ गई 0 एंड 1। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या बन गया? 0 0 एंड 1 1। 0 0 मीन्स ओरिजिन एंड 1 1 आपके पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गया, राइट। अब आप देखिए, अब हमने कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है। जो भी इस कर्व के नीचे एरिया आ रहा है, ये वाली कर्व के नीचे वाला एरिया, वो देखिए एरिया जो 0 से लेके 1 आ रहा है वो पैराबोला के नीचे आ रहा है, और जो बाकी का एरिया है 1 से लेके 2 के नीचे वाला, वो एक इस लाइन के नीचे आ रहा है। तो हमने इंटीग्रेशन इसके अकॉर्डिंग ही करनी है। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। देखिए, जो वर्टिकल स्ट्रिप है वो किसको टच कर रही है? सबसे पहले पैराबोला को। मीन्स हमने पैराबोला के नीचे वाला एरिया लेना है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी है? 0 से लेके 1 तक लेनी है। सो हमने लिख लिया 0 to 1 वाई डी एक्स। अब y की वैल्यू कहाँ से लेंगे? पैराबोला से। ऐसे ही नेक्स्ट, अब जब यहाँ पर हम एक स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं वर्टिकल स्ट्रिप, तो कैसे लेना है इसकी लिमिट? तो इसकी लिमिट कैसे लेंगे? 1 से लेके 2 तक लेंगे। वाई डी एक्स, यहाँ पर जो y है वो किसके लिए होगा? वो लाइन के लिए होगा। देखिए, पहले हम पैराबोला के लिए y लेंगे, फिर हम लाइन के लिए लेंगे। अब देखिए, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हमें वैल्यू दी थी, उसकी वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट, y इक्वल्स टू लाइन में देखिए y इक्वल्स टू एक्स है तो उसकी भी वैल्यू पुट कर दी। अब इंटीग्रेशन तो सॉल्व सिंपल है। इसमें देखिए, पावर में एक ऐड करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी। प्लस सी इसमें नहीं लगेगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें हमें लिमिट दी हुई है, राइट। अब आप लिमिट को सॉल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा 11/6 इज योर आंसर। तो जब भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको अच्छे से ग्राफ बनाना आना चाहिए। उसके बाद हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद हम देखेंगे कि कौन सा एरिया हमने फाइंड आउट करना है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम लिमिट स्प्लिट करेंगे, अगर होती है तो आफ्टर दैट हम इंटीग्रेट कर देंगे। डिफाइन द रिलेशन आर on the set n cross n as follow for a comma b comma c comma d belongs to n cross n। so a b रिलेटेड होंगे सी डी से। कैसे? अगर ए डी इक्वल्स टू बी सी हुआ, प्रूव दैट द आर इज एन इक्वलेंस रिलेशन इन एन क्रॉस एन। देखिए, इक्वलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमने 3 बातें प्रूव करनी है। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, देन सिमेट्रिक, देन ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन ये तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोलेंगे इक्वलेंस रिलेशन बन रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कोई रिलेशन आर है, मान लीजिए वो कहाँ से कहाँ तक है? ए से लेके ए तक है। अब हमने क्या करना है, रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट लेना है सेट में से। सो ए बिलोंग्स टू ए। क्या प्रूव करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव हो जाए? हम प्रूव करेंगे ए इज रिलेटेड टू ए और ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ए इज रिलेटेड टू ए ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। एक एलिमेंट लेंगे, फिर हम देखेंगे कि वो अपने आप से ही रिलेटेड है तो हम बोलेंगे वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब सिमेट्री के लिए हम क्या करेंगे, 2 एलिमेंट्स लेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, सेट में से बिलोंग करेंगे। और क्या करेंगे, फिर हम पहले ये मान के चलेंगे कि इफ़ ए रिलेटेड टू बी है,
हम लेके चलेंगे कि ए जो है वो बी से रिलेट कर रहा है और प्रूव क्या करेंगे, बी ऑल्सो रिलेटेड टू ए। अगर हमारा ये प्रूव हो जाता है तो रिलेशन क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट देखिए, ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, 3 एलिमेंट लेंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू अ सेट। अब हम ये लेके चलेंगे कि इफ ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, प्रूव क्या करेंगे हम, ए रिलेटेड टू सी, राइट। अगर किसी सिचुएशन में ये तीनों बातें प्रूव हो जाती हैं तो हम बोलेंगे रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, अदरवाइज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर एक भी कंडीशन इसमें से फुलफिल नहीं होती। अब आप देखिए यहाँ पर जो सेट है वो है n क्रॉस n, मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सेट है, n क्रॉस n से लेके n क्रॉस n तक ही जा रहा है ये रिलेशन, राइट। अब देखिए n क्रॉस n में ये ए सेट था, सो कैसे एलिमेंट आए, ए बी सी डी टाइप आए। अब n क्रॉस n है, मीन्स इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, ए बी सी डी, ऐसे एलिमेंट्स हम n क्रॉस n में से ले सकते हैं और ए बी को हम एक एलिमेंट मानेंगे इसमें, राइट। इतना ध्यान रखना। अब आप देखिए रिफ्लेक्सिव में हमने क्या सीखा था कि हम एक एलिमेंट लेंगे, ए बी हमने एक एलिमेंट लिया n क्रॉस n से, कि हमने प्रूव क्या करना है कि ए डी इक्वल्स टू बी सी हो जाए। मीन्स जो फर्स्ट वाला है वो किससे रिलेट कर जाए, फोर्थ वाले से, और सेकंड वाला किससे रिलेट कर जाए, फर्स्ट वाला फोर्थ वाले से रिलेट कर जाए, और सेकंड वाला किससे रिलेट कर जाए, थर्ड वाले से रिलेट कर जाए, तो हम बोलेंगे एलिमेंट रिलेशन में जा रहा है। अब देखिए अगर हमने ए बी को रिलेट करना है ए बी से, तो फर्स्ट वाला फोर्थ के साथ और सेकंड वाला थर्ड के साथ जाना चाहिए। सो हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू बी ए, बिकॉज जो नेचुरल नंबर होते हैं उनमें प्रोडक्ट कमोटेटिव होती है। 2 × 3 करके देख लें, चाहे 3 × 2 करके देख लें, रिजल्ट सेम आएगा। सो हम नेचुरल नंबर में ऐसा कह सकते हैं। अगर हम ऐसा कह सकते हैं तो हमारा एलिमेंट किस में चला गया, फिर रिलेशन में चला गया, बिकॉज वो रिलेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया। सो ए बी रिलेटेड टू ए बी, सो हमारा एलिमेंट खुद से ही रिलेट कर गया जो हमने लिया था। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। इससे हम कह सकते हैं कि जो आर है, रिलेशन है, वो क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब नेक्स्ट देखिए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम क्या कहते थे कि हम कोई 2 एलिमेंट लेंगे सेट में से, जैसे ए कॉमा बी लिया था ए में से। अब इसमें एलिमेंट्स ही ऐसे हैं, ए बी कॉमा सी डी हमने ले लिया, n क्रॉस n में से 2 एलिमेंट ले लिए। हम मान के चलेंगे कि ए बी रिलेटेड है सी डी से। अगर ए बी रिलेटेड है सी डी से तो ये रिलेशन को फुलफिल करेगा। रिलेशन की क्या कंडीशन थी, देखिए ए डी इक्वल्स टू बी सी, सो हमने लिख लिया ए डी इक्वल्स टू बी सी। अब ए डी इक्वल्स टू बी सी लिखा है तो हम सी बी इक्वल्स टू डी ए भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमसे हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, सी डी रिलेटेड टू ए बी। अब देखिए सी किससे रिलेटेड होना चाहिए था, बी से, है रिलेटेड। डी किससे रिलेटेड होना चाहिए था, ए से, तो ये एलिमेंट भी रिलेशन में चला गया। हम मान के चले थे कि ए बी रिलेट कर रहा है सी डी को, और हमने प्रूव कर दिया कि सी डी रिलेटेड टू ए बी, सो आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखिए आगे लास्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमने क्या किया था, 3 नंबर्स लिए से, 3 एलिमेंट सेट में से। अब 3 एलिमेंट्स हमने सेट में से ले लिए ए, फिर हमने क्या किया था, फर्स्ट 2 को रिलेशन में रखा, फिर सेकंड एंड थर्ड को रिलेशन में रखा, और प्रूव किया कि फर्स्ट एंड थर्ड रिलेशन में है। ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट 2 को रिलेट कर दिया, नेक्स्ट 2 को रिलेट कर दिया, प्रूव क्या करना है, ए बी रिलेटेड टू ई एफ, राइट। अब देखिए जब ये रिलेशन में हो गए तो रिलेशन की कंडीशन फुलफिल करेंगे, तो यहाँ से भी रिलेशन की कंडीशन ये फुलफिल करेंगे, राइट। ए डी नेक्स्ट हमने प्रूव करना है ए बी रिलेटेड टू हो जाए ई एफ से, मीन्स ए रिलेट कर जाए एफ से और बी रिलेट कर जाए ई से, तो तब हम बोलेंगे कि ए बी रिलेटेड है ई एफ से। अब हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। अब देखिए क्या कैंसल आउट हो रहा है, सी और डी दोनों में से कैंसल आउट हो गए, तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा, ए एफ इक्वल्स टू बी ई। ऐसी कंडीशन हो तो जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं वो किस में चले जाएंगे, फिर रिलेशन में चले जाएंगे। सो दैट मीन्स ये रिलेशन में चले गए, ए बी रिलेटेड टू ई एफ हो गया, सो इट इज ट्रांजिटिव। सो अब आप देखिए जो हमारा रिलेशन था वो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, वो सिमेट्रिक भी हो गया, और वो ट्रांजिटिव भी हो गया। सो हम कह सकते हैं हैंस द रिलेशन आर ऑन एन क्रॉस एन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और पार्ट है, गिवन एन नॉन एम्प्टी सेट एक्स, डिफाइन द रिलेशन आर इन पी एक्स एज फॉलो, फॉर ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स, ए और बी आपस में रिलेट होंगे और रिलेशन को बिलोंग करेंगे इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट ऑफ बी, प्रूव दैट आर इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड नॉट सिमेट्रिक। देखिए यहाँ पर सेट क्या दिया है, पी एक्स क्या है, पावर सेट, सबसेट्स ऑफ ऑल द सेट्स इज पावर सेट। मान लीजिए हमारे पास कोई ए सेट है, उसके हमने सबसेट्स बना लिए जितने भी बने, सबसेट बनाने के बाद जो वो पूरा सेट आया उसको बोलते हैं पावर सेट, राइट। अब देखिए उसने बोला है कि कोई भी एलिमेंट रिलेशन में तब जाएगा अगर वो सबसेट होगा एक दूसरे का, एक दूसरे
अगर जो पहला सेट है वो दूसरे का सबसेट बनेगा, राइट। ये बात उसने हमें यहाँ पर दे दी रिलेशन में। अब हमने इसी रिलेशन को प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए एवरी सेट इज अ सेट ऑफ इटसेल्फ। जब रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है मीन्स ए हमने रिलेशन में लेके जाना है। अगर ए हमने रिलेशन में लेके जाना है तो इसके लिए ए सबसेट होना चाहिए ए का, राइट। अब हमें मालूम है कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट मीन्स ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। देखिए जो ए बी है वो भी रिलेशन में है, बी सी भी रिलेशन में है। अगर ए भी रिलेशन में है ए सबसेट हो गया बी का, बी सी रिलेशन में है तो बी सबसेट हो गया सी का। अब ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, दैट मीन्स ए ऑल्सो सबसेट ऑफ सी। सो ए सबसेट हो गया सी का। अगर ए सबसेट हो गया सी का तो ये कहाँ चला गया, फिर रिलेशन में चला गया। मीन्स ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब नेक्स्ट देखिए फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, दो सेट्स लेंगे पावर ऑफ एक्स में। सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, जैसे ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ एक्स को, सो ए बी अगर रिलेशन में है तो हमने प्रूव करना है कि जो बी ए है वो भी रिलेशन में होगा, राइट। ए बी रिलेशन में लेके चलेंगे और बी ए को रिलेशन में प्रूव कर देंगे तो सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगा। अब देखिए अगर ए एंड बी रिलेशन में है तो ए सबसेट होगा बी का, राइट। अब यहाँ से अगर हमें बी ए हमने रिलेशन में लेके जाना है, बी ए को रिलेट करना है तो बी सबसेट होना चाहिए ए का। अगर देखिए बी सबसेट हो गया ए का तो ये तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए, इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल्स टू बी और ए। सो दैट मीन्स ये तो फिर रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन ही होगी। सो हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर एक सेट दूसरे का सबसेट हो और जो दूसरा सेट है वो भी पहले का सबसेट है। सो यहाँ से ये बात प्रूव नहीं हो रही कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए, सो इट डजेंट इम्प्लाई दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब इसके लिए एक एग्जांपल भी आप देख लीजिए, फाई और एक्स, फाई और सेट ले लिए, एक फाई ले लिया एक सेट ले लिया इटसेल्फ, ये दोनों अगर रिलेशन में है तो फाई सबसेट होगा एक्स का, यस फाई सबसेट होगा एक्स का। अब लेकिन अगर एक्स और फाई, एक्स एंड फाई को रिलेशन में जाना है तो एक्स को भी सबसेट बनना पड़ेगा फाई का, लेकिन एक्स थोड़ा सबसेट बन सकता है फाई का। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन इंसेक्ट इज क्रॉलिंग अलोंग द लाइन and another insect is crawling along the another line, right? At what points on the line should they reach so that the distance between them is shortest? Find the shortest possible distance between them. देखिए यहाँ उसने बता ही दिया कि हमने shortest distance find out करनी है। दो इंसेक्ट हैं, एक फर्स्ट लाइन के अलॉन्ग क्रॉल कर रहा है और दूसरा सेकंड लाइन के अलॉन्ग क्रॉल करता है। क्रॉल के टाइम पर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां पर उन दोनों में सबसे कम डिस्टेंस रह जाएगा, तो उसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलेंगे। और वो निकालेंगे कैसे, देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सीधा फॉर्मूला लगाना आप, क्योंकि लाइंस दी है तो वहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगी। सो आपके पास सीधा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है पी क्यू इक्वल्स टू ए टू माइनस ए वन वैक्टर डॉट बी वन क्रॉस बी टू डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन इंटू बी टू। अब आर लाइन दी है आपको ये वाली लाइन और क्यू लाइन दी है ये वाली लाइन। पी कोई पॉइंट है आर लाइन पर, क्यू कोई पॉइंट है हमारे पास सेकेंड लाइन पर। हमने पी क्यू डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, राइट। अब देखिए इसमें से हम कैसे करेंगे, जो फर्स्ट है ये ए वन की वैल्यू होती है और ये ए टू, बी वन एंड बी टू। अब वैल्यूज हमें मालूम पड़ गई। अब हमने क्या निकालना है, ए टू माइनस ए वन। पहले हम ए टू माइनस ए वन निकाल लेंगे, दोनों वेक्टर्स को माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, बी वन क्रॉस बी टू मीन्स दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें आई जे के और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई एट आई प्लस एट जे प्लस फोर के। अब उसका निकालना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स जो भी आई जे के कंपोनेंट्स हैं उनका हम स्केयर करेंगे, उसके बाद ऐड करने के बाद उसका क्या ले लेंगे, स्केयर रूट ले लेंगे। तो वो हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। अब इसको फॉर्मूला में पुट कर दें, पी क्यू इक्वल्स टू, ये किसकी वैल्यू है, ए टू माइनस ए वन की, ये वी वन क्रॉस बी टू की, इन दोनों में डॉट प्रोडक्ट है और ये वी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड है। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, जो आई वाला कंपोनेंट है वो आई वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे से और के वाला के से। आई डॉट जे जीरो होता है, जे डॉट के भी जीरो होता है, ऐसे आपको पता है वेक्टर्स में जब भी दो डिफरेंट वेक्टर होंगे डॉट प्रोडक्ट में वो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो बन जाएगा। सो इससे हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस 80 माइनस 60 माइनस 12। देखिए जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसके बाहर एक मैग्नीट्यूड लगा हुआ है। सो दैट मीन्स 108 आ गया आंसर। तो डिवाइडेड बाय 12, सो दैट आफ्टर कटिंग आपके पास क्या आंसर आ गया, 9। सो पी क्यू इज 9 यूनिट। उन दोनों में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 9 यूनिट्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा।
इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये थी कि इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आपको A1 A2 B1 B2 मालूम होना चाहिए, बाकी तो कैलकुलेशन ही है फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और पार्ट है। द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द रॉकेट आर x इज इक्वल टू 2t, y इज इक्वल टू -4t, z इज इक्वल टू 4t, वेयर द टाइम t इज गिवन इन सेकंड्स एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मूविंग पॉइंट इन किलोमीटर। टाइम्स t में है और जो कोऑर्डिनेट है मूविंग पॉइंट के वो किलोमीटर्स में है। ये तीन इक्वेशंस हमें दे दी हैं। व्हाट इज द पाथ ऑफ द रॉकेट, पाथ ऑफ द रॉकेट बताना है हमने। एट व्हाट डिस्टेंस विल द रॉकेट बी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 फ्रॉम द फॉलोइंग लाइन इन 10 सेकेंड्स। देखिए कहता वो 10 सेकेंड के बाद स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर होगा और फिर इस लाइन से भी वो कितनी डिस्टेंस पर होगा। हमने इतनी बातें इसमें प्रूव करती हैं। देखिए जब हम x इक्वल्स टू 2t है, इसमें से हम t एलिमिनेट कर देंगे। जब t एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। तो t ये सब t के इक्वल हैं, तो ये सारे आपस में इक्वल हो गए, राइट। देखिए ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन कैसे बन गई, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। यहाँ पर x1 y1 z1 क्या हो गया 0 0 0 और डायरेक्शन रेशियोज हो गए a b c, वो क्या आगे 2 -4 एंड 4। सो यही पाथ के लॉन्ग वो रॉकेट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, राइट। सो पाथ ऑफ द रॉकेट is a straight line passing through the 0 0 0 and has direction ratios 2 -4, 4। नेक्स्ट हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि 10 सेकंड के बाद रॉकेट का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है। देखिए अब टी की वैल्यू दे दी है 10 सेकंड। हम गिवन इक्वेशंस में पुट करके एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। वो क्या आ गया 20 -40 एंड 40। अब इसका डिस्टेंस निकालना है हमने कहाँ से, 0 0 0 से। तो उसके लिए हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया। वो क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर, उसका करेंगे स्क्वायर रूट, राइट। तो वो आ गया हमारे पास 60 किलोमीटर। सॉल्व करके देख लेना आप इसको एक बार। अब हमने जो पॉइंट पी था 20 -40 40 से, उससे एक गिवन लाइन है उसके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस मीन्स हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही फाइंड आउट करेंगे, राइट। अब देखिए जो पाथ ऑफ आ रॉकेट है वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन किसमें से पास करिए, एक पॉइंट हमें मालूम है पी, दैट इज 20 -40 एंड 40। सो आर क्या आ गया 20i - 40j प्लस 40k। अब देखिए अगर हमने इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो पी क्यू इन दोनों के परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स ये दोनों लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। अगर लाइन आपस में पैरेलल हो तो उनके जो डी आर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। सो इसीलिए ऊपर वाली लाइन के भी डी आर्स क्या होंगे 10i - 20j प्लस 10k। वो मैंने यहाँ पर लिख लिए। अब जब हमारे पास दो लाइंस पैरेलल हों मीन्स डी आर सेम हो, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है a2 - a1 क्रॉस मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी और उस सारे का मैग्नीट्यूड, राइट। अब आप देखिए a1 की वैल्यू लिख ली मैंने, a2 की लिख ली, b की लिख ली, a2 - a1 फाइंड आउट किया। उसके बाद उसका b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया। उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की। ये देखिए एक मैग्नीट्यूड का साइन था। मैग्नीट्यूड का साइन अब हम क्या करेंगे, i j k के कंपोनेंट्स को स्केयर करेंगे, ऐड करेंगे और उसका स्केयर रूट करेंगे। तो वही काम हमने इधर कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेना आप। सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 10√3 किलोमीटर। ये क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन से थोड़ा लेंथी था, इसीलिए आप पेपर में अच्छे से देख के चॉइस करना, सो दैट कि आपको क्वेश्चन आता भी हो और आपको टाइम भी कम लगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स का है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका आता ही है, फाइंड ए इनवर्स। देखिए ए इनवर्स फाइंड आउट करना है और फिर हमने सॉल्व करनी है ये नीचे दी गई इक्वेशंस। ये इक्वेशन से ही हमारा ए बना हुआ है। देखिए कैसे, 2x - 3y प्लस 5z इक्वल्स टू 11, 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल्स टू दिया है -5 और x प्लस वाई माइनस 2z हमें दे दिया है -3। अब यहाँ से अगर हम मैट्रिक्स को इनको अलग अलग कर ले, 2 - 3 5, 3 2 -4 1 1 -2, एक्स वाई जेड के कॉफिशेंट्स मैंने लिख लिए और यहाँ पर लिख लेंगे एक्स वाई जेड और ये किसके इक्वल आ जाएगा 11 -5 एंड 3 के इक्वल आ जाएगा, राइट। सो इसको हम ए नाम देते हैं, इसको एक्स और इसको बी। अब हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यूज़ एक्स वाई जेड की। सो हम एक्स इक्वल्स टू लिख देंगे ए इनवर्स बी, मीन्स लास्ट में हमने ए इनवर्स बी फाइंड आउट करना है। पहले हम इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालेंगे। देखिए सेम मैट्रिक्स बन रही है, 2 - 3 5, 3 2 -4 1 1 -2। अब देखिए ए इनवर्स निकालने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि हमने डिटर्मिनेंट चेक करना है। अगर हमारा डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता है तब हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। अगर डिटर्मिनेंट ही ज़ीरो आ गया तो फिर ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है, राइट। लेकिन आपको ऐसी कंडीशन देंगे नहीं ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन में कि जहाँ पर आपका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है,
अब हम पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे करते हैं, हम पहले A11 लेंगे, राइट, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को -2 से बीच में माइनस का साइन होता है, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही फिर हम नेक्स्ट नंबर लेंगे, माइनस डाल के -3, ये सीधा क्या हो गया यहाँ पर प्लस। तो ये वाला कॉलम भी छोड़ देंगे और ये रो भी छोड़ देंगे। तो फिर 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में साइन होगा माइनस का। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया था, प्लस। अब ऐसे ही हम 5 को देखेंगे, 5 लेंगे और इधर से 3 × 1 -2 × 1। सो ये ऐसे हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए आपके पास जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी वो आ गई -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब बात करते हैं ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका क्या फार्मूला होता है। देखिए इसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फॉर एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम क्या करते हैं, को फैक्टर लिखते हैं सबके। जो भी मैट्रिक्स हमें दी होगी उन सब के हम कोफैक्टर्स लिखेंगे। कोफैक्टर्स लिखने के बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाएगी। जब हम उसका ट्रांसपोज करेंगे फिर हमारे पास बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। अब कोफैक्टर्स कैसे लिखने हैं, देखिए सबसे पहले कोफैक्टर में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को माइंड में रखना है। वो कैसे आता है साइन, देखिए अगर 1 1 है सो 1 + 1 कितना हो गया 2, -1 की पावर आएगा 2, 1 2 है तो -1 की पावर आएगा 3, इन दोनों को ऐड करके -1 की पावर आता जाएगा, राइट। ऐसे हम जो कोफैक्टर का साइन है उसको डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे कैसे, देखिए A11 कहाँ पड़ा है, A11 ये रहा। मीन्स हम इसका कॉलम भी कैंसिल कर देंगे 1 और 1 रो भी कैंसिल कर देंगे। फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में कौन सा साइन होगा, नेगेटिव। वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, सारे कोफैक्टर्स निकाल लेंगे, राइट। ऐसे ही हम A22 निकालेंगे, A33 निकालेंगे। सारे फैक्टर्स जब हम कोफैक्टर्स निकाल लेंगे तो उसको हम मैट्रिक्स में प्लेस कर देंगे। तो मैट्रिक्स देखिए कैसे, पहले A11 आएगा, फिर A12 आएगा, फिर A13 आएगा। मीन्स 0 1 2 रो वाइज आएगा। 0 1 2 लिख लिया, -1 -9 -5 लिख लिया, 2 23 और 13 लिख लिया। जब इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज मीन्स जो रो है उसको हम कॉलम्स में चेंज कर देंगे। ये कैसे बन गया, फिर 0 2 1 ये रो कॉलम बन गई, ये वाली रो भी इधर कॉलम बन गई। अब आप देखिए एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, लेकिन ए इनवर्स का क्या फार्मूला था कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उससे डिवाइड कर दिया -1 से। जब -1 से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 एंड -13। अगर ए इनवर्स अकेला पूछा हो तो यहाँ तक क्वेश्चन आपका फिनिश है। अगर आपने XYZ की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है तो फिर हमने ऊपर देख लिया कि ए किसको कहते हैं, एक्स किसको कहते हैं, बी किसको कहते हैं। सो एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, ए इनवर्स बी। मीन्स ए इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे, लिख दी हमने, बी की वैल्यू पुट करी, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई कैसे किया, ये रो और ये कॉलम, फिर ये रो, फिर ये कॉलम, फिर ये रो, फिर ये कॉलम। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 2 3। सो यहाँ से x की वैल्यू देखिए क्या आ रही है 1, y की वैल्यू क्या आ रही है 2 एंड z की वैल्यू क्या आ रही है 3। सो दिस इज़ अवर आंसर। आप अपने इस आंसर को चेक भी कर सकते हैं कैसे, आप ऊपर दी गई 3 इक्वेशंस में से किसी एक में पुट करके देखें कि ये वैल्यूज इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। आइए एक में करके देख लें। सो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले ली, ये रफ काम में आप करके देख लेना कि इक्वेशन ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। अगर हो रही है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, अगर नहीं हो रही तो फिर दोबारा चेक करना। ऊपर क्वेश्चन ले लिया, उसमें पुट करके देखते हैं। 2 × 1 -3 × 2 5 × 3, ये कितना बन गया 2 -6 + 15 15 + 2 17 -6 दैट इक्वल्स टू 11। तो ये भी 11 के इक्वल दिया था, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। इसके साथ ही सेक्शन डी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन ई को डिस्कस करेंगे जिसमें केस स्टडीज़ वाले क्वेश्चंस हैं, राइट।